it's not about writing only. There are so many more things a content writer need to do. ठीक है? ठीक है. So these are the fundamentals. Like should I speak what I have written here? So basically मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है. तो कंटेंट राइटिंग ये होती है, it's the term content writing in today's digital age applies to the art of planning, writing and publishing web content. ठीक है. कंटेंट राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी लिख के दे दें. हर एक चीज का एक स्पेसिफिक नीश को लेके हमें लिखना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है, उसके बाद हम कोई भी चीज को लिख सकते हैं. ठीक है. कंटेंट राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग डिजाइन टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस. लाइक हम कंटेंट राइट, जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी स्मॉल स्मॉल अलग अलग फील्ड होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जिससे कि हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं. कंटेंट राइटिंग इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. हम कंटेंट से भी किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कंपनी के थ्रू, टूवर्ड्स आवर कंपनी. ओके. सो कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग सिर्फ एक लिखने की ये नहीं होती कि हम लिख के दे दिए, कोई उसे देखे ना. हमें कंटेंट को इस तरीके से लिखना होता है कि अगर हम कोई पिक्चर या फोटो हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं और अगर हम उसमें सिर्फ कुछ लिख के दे रहे हैं तो लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए. कंटेंट राइटिंग का ये मतलब होता है. कंटेंट राइटर्स जो होते हैं सिर्फ वो लिखते नहीं है, वो इस तरह लिखते हैं कि सामने वाला जो इंसान है या सामने वाली कंपनी या ऑडियंस, हम उनको अट्रैक्ट कर सके अपने कंपनी की तरफ. गेट इट? Okay. या. और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि कितने टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग होती है. लाइक ब्लॉगिंग पार्ट होता है, अकेडमिक कंटेंट राइटिंग होती है, एंड ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कंटेंट राइटिंग होती है. आपने लास्ट क्लास की जो पीपीटी थी वो देखी थी? Yes. थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में नहीं था. हाँ, आई हाँ, नो दैट यू वर शेयर नॉट किया देयर. था, सबको शेयर किया होगा शायद. एग्जैक्टली. शुभंकर, आपने लास्ट क्लास की पीपीटी शेयर की थी? ओके. सो मैंने लास्ट क्लास में जो पीपीटी भेजी थी, बनाई थी, आप एक बार गो थ्रू करना. उसमें कुछ की पॉइंट्स है और मैंने की पॉइंट्स को एलैबोरेट किया था. और सिम्पसन इज योर फ्रेंड लाइक निखिल, सो विल हेल्प यू इन दैट. Yeah, Okay. yeah, Yes. definitely. Yes. So let's move to the next class, today's class. Okay. So आज हम पढ़ेंगे what does a content writer actually do. Content writing is not all about writing only. I always use these sentence कि content writing में सिर्फ लिखना नहीं होता. कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीजें पहले हमें करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, रिसर्च करना होता है, उसके बाद हम लिख सकते हैं. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स. द फंडामेंटल रोल ऑफ अ कंटेंट राइटर स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस ऑफ द कंपनी दे आर राइटिंग फॉर. जैसे कि हम किसी एक जैसे ऐसे होता था ना, हमें एक जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था, या हमें कुछ किसी चीज के बारे में लिखने के लिए दिया जाता था. एक पिक्चर के थ्रू, एक पिक्चर दे दी, एप्पल दे दिया, एप्पल का पिक्चर दे दिया और फिर हमें उसके ऊपर लिखना होता था. राइट? Yes. तो कंटेंट राइटिंग भी यही होती है. हमें चीजों को देखना होता है, कंपनी के बारे में समझना होता है, उसकी सर्विसेज के बारे में समझना होता है, वो क्या बेच रहे हैं, वो क्या दूसरों से कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या एग्जैक्टली ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं. हमें वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है और फिर हमें लिखना होता है एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, कम शब्दों में, ताकि लोग जल्दी समझ पाए. ठीक है. हाँ, ठीक है. जो कंटेंट राइटिंग के प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्हें हम एक्सपर्टीज बोलते हैं, उन्हें पता है कि हम ऑडियंस को, वो ना दो लोगों को टारगेट करते हैं. एक ह्यूमन ऑडियंस को, एक सर्च इंजन एल्गोरिदम्स को. सर्च इंजन एल्गोरिदम्स, यू नो, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप जैसे कुछ भी टाइप करते हो तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन आता है. राइट? Yes. तो वो एक कंटेंट राइटर लिखता है ताकि हम गूगल पे सर्च करने वाले लोगों को हम
ग्रैब कर सके, पकड़ सके कि हाँ ये हमारा टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं सिंपल। मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं वो जब हम एसईओ करते हैं। हाँ एग्जैक्टली मैं कंटेंट राइटिंग के टर्म्स में बोल रही हूँ डिस्क्रिप्शन। अच्छा अच्छा। जी। और ह्यूमन ऑडियंस जो होती है ना, ह्यूमन ऑडियंस जैसे कि हम जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी को पोस्टर्स या बैनर्स सेंड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, डिजिटली शेयर कर रहे हैं या हम ऑन रोड बोर्ड कर रहे हैं, तो हम उसपे जो कंटेंट्स डालते हैं उसको ह्यूमन ऑडियंस बोलते हैं। हमको उन्हें कन्वर्ट करने के लिए हम जो कंटेंट्स शेयर करते हैं उसको, वो कंटेंट राइटिंग अलग होती है। ठीक है, Okay. हाँ ठीक है। so these are some of the tasks a content writer may be responsible for include, like ये जो मैंने अभी बताया ना, ये जो फंडामेंटल चीजें होती है जो कि कंटेंट राइटर को लिखने से पहले करनी होती है, ये वो सारी चीजें हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च किसी को पता है? हाँ मुझे कीवर्ड थोड़ा बहुत पता है। कीवर्ड रिसर्च मतलब जो भी हम लोग सर्च करते हैं वही ना? हाँ, उसके सर्च करते हैं सोच के कि ऑडियंस क्या सर्च करेगी, क्या कर सकती है right. सर्च। ये ज्यादातर एसईओ जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे अभी रघुवेंद्र सर ने बोला मेटा डिस्क्रिप्शन, और वो मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारी चीजें एसईओ एक्सपर्ट करते हैं। तो ज्यादातर जो कीवर्ड रिसर्च होती है वो एसईओ एक्सपर्ट करते हैं, बट कंटेंट राइटिंग में एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, इसको सब लोग अवॉइड करते हैं, बट ये बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम बिना कीवर्ड रिसर्च के कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो वो कभी भी अपग्रेड ही नहीं होता, वो कभी भी पब्लिश करने के बाद अच्छा वैल्यूएबल, अगर हम वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दे रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के बाद, तो वो वेस्ट है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में। ओके, कीवर्ड रिसर्च में हमें जैसे कोई एक नीश हो गया, जैसे एक आईटी सेक्टर का नीश हो गया, तो आईटी सेक्टर के नीश में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमें टर्म्स यूज ही करना होता है, अगर हम बिना वो रिसर्च किए कंटेंट लिखते जाएंगे उसके बारे में और हमने उसे वो ब्लॉग या हमने वो कंटेंट पब्लिश कर दिया, वो कभी भी बूस्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि हमने कीवर्ड रिसर्च किया ही नहीं। एग्जैक्टली। ओके, सेकंड है कंटेंट स्ट्रैटेजी। सो कंटेंट स्ट्रैटेजीज ये होती है कि जैसे कीवर्ड रिसर्च तो हमने कर लिया, अभी कंटेंट स्ट्रैटेजी में ये आता है कि हमें लिखना क्या है, हम किस तरह से लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनको क्या वैल्यूएबल कंटेंट दें कि वो कहीं और ना जाए, कोई और की वेबसाइट पे ना जाए, किसी और की तरफ ना जाए। जैसे कि हम उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी वैल्यूएबल चीजें करके हम जैसे उनको शेयर कर सकते हैं ब्लॉग्स के टाइप में, ई बुक्स के टाइप में। व्हाइट पेपर के बारे में सुना है? नहीं। व्हाइट पेपर के बारे में आपने नहीं सुना? ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें मतलब कंटेंट स्ट्रैटेजी में, अगर हमें किसी को अपनी कंपनी की तरफ या सर्विसेज की तरफ लाना है, उनको अपना टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट ऑडियंस बनाना है। प्लीज अनम्यूट, किसने किया है? क्या हुआ? शुभांकर सर हाँ, क्या हुआ? म्यूट कर दो। और कोई अनम्यूट हुआ है क्या? हाँ सो तो कंटेंट स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम अपने कंटेंट को थोड़े सा इलाबोरेट करके लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम उन्हें ई बुक्स के तौर पे, ब्लॉग्स के तौर पे कनेक्ट करवा सके अपनी कंपनी के पास। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा प्रियंका, आप कोई अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कंटेंट स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना चाहेंगी? कोई आपका लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि आप कंटेंट स्ट्रेटेजी किसी भी कंपनी का आप कैसे एक प्री डिफाइन की थी या कैसे बनाई थी आप कंटेंट स्ट्रेटेजी किसी भी कंपनी का? हाँ, मैं एक कंपनी के साथ काम करती थी, उनका एलएमएस का काम था, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो ना सिर्फ प्रोवाइड करते थे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसे किस तरह पब्लिश करना है, लोगों तक उसे पहुंचाना किस तरह है। तो मैंने और उनके जो मेरे सर थे, हम दोनों ने मिलके कुछ ई बुक्स तैयार की
और कुछ छोटे छोटे ब्लॉग्स तैयार किए, ताकि मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट क्लास में, मैं जरूर शेयर करूंगी वो। तो ये होता है ना कि कंटेंट स्ट्रैटेजी में ये होता है कि अगर आपको अपनी कंपनी की तरफ किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपको पहले से चीजें बना के रखनी होगी, ताकि आप उनको जब शेयर करो तो आगे के लिए जो सामने वाला ऑडियंस है वो इंटरेस्ट दिखा सके कि हाँ, आप इनको ये आता है, इनके पास ये सर्विसेज है, तो हम इनसे बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या पे सर्विसेज। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, तो थर्ड पॉइंट है कंटेंट प्रोडक्शन। तो ये जो कंटेंट प्रोडक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेंट राइटिंग में एक्चुअली। Content production in the sense? हेलो, या हाँ, एक्चुअली कुछ थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी, इसलिए सॉरी सॉरी फॉर दैट। कंटेंट प्रोडक्शन में ये होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के, वो ना ब्लॉग पोस्ट को वेब पेजेस के वेब पेजेस जो होती है, वेबसाइट होती है, वहां पे पब्लिश करते हैं। और फिर वो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, वो क्लाइंट को जो देते हैं ब्लॉग्स और कंटेंट्स, वो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स वो देखते हैं कि हमारी जो चीजें हमने उनको प्रेजेंट की है, हमें सेंड की है, वो ठीक है कि नहीं। तो अगर ये होता है कि अगर ये सारी चीजें कंटेंट जो है वो अगर सही नहीं है, ब्लॉग्स जो कि रैंक नहीं कर रहा है, तो हम उसमें एडिट करते हैं। ठीक है, उसमें एडिट एडिट करते हैं वो वर्क पे, उसमें अपडेट करते हैं। इसको बोलते हैं कंटेंट प्रोडक्शन। आफ्टर पब्लिशिंग पोस्ट, आफ्टर पब्लिशिंग ब्लॉग्स, हम ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट अगर किस अपनी चीजों को अपडेट करते हैं या उनमें एडिट्स करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट प्रोडक्शन। ओके, ओके। ओके। या एंड फोर्थ वन इज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। ये एक जैसे कि एक एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हमारे पास एक टीम होती है हर एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए, राइट? कंटेंट राइटिंग के लिए भी एक कंटेंट राइटर्स का भी एक टीम होता है, जिसमें कि जो प्रूफ रीडिंग और एडिटर्स होते हैं, प्रूफ रीडर्स और एडिटर्स होते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो सारी चीजों को गो थ्रू करे। जैसे कि ब्लॉग्स तैयार हो गए, कंटेंट्स तैयार हो गए, तो उन्हें देखें, चेक करें और उनमें जितने भी फ्लॉज है वो उनको निकाल के तब क्लाइंट तक पहुंचाए। उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। क्या आप हमें एग्जांपल दे सकती हो क्या? ऑडियो बंद हो गया शायद, प्रियंका? कहीं लैग हो रहा प्रियंका आपका माइक म्यूटेड है। कुछ ग्लिच हुआ होगा गाइस, वेट करिए। हेलो, है। यस, हेलो। आई एम रियली सॉरी फॉर द ग्लिचेस, आई एम रियली सॉरी। ओके, इट्स ऑलराइट, बट तो मैं ये मैं पूछ रहा था क्या हम्म आपने जो जो बोला है उसका हम्म क्या एक एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ, जैसे कि हम क्विलबॉट, लोग को पता चले। क्विलबॉट इज क्विलबॉट करके एक ऐप है, ठीक है? उस वो हम उस पे हम सारी चीजें एडिटिंग करते हैं। उस पे हम देखते हैं, जैसे कि एक कोई फ्रेज हमने दे दिया, ठीक है, एक फ्रेज लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया, हम उसको रिफ्रेज कर सकते हैं। जैसे किसी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने एक सेंटेंस लिख के दिया है लेकिन सामने वाले को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्विल बॉट से, हम आप गूगल पे सर्च करोगे क्विल बॉट, आप वहां पे जाके चेक कर, आप वहां जाके अपनी जो फ्रेज है वो पुट करना। पुट करने के बाद उसमें ग्रामर चेक कर सकते हो, आप उसमें रिफ्रेज कर सकते हो, प्रोनाउंस और सारी चीजें एडिट कर सकते हो। तो ये जो बंदे होते हैं ना, टीम के बंदे होते हैं, वो यही काम करते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रो फीडर्स एंड एडिटर्स। ओके। ओके, तो द फिफ्थ वन इज पब्लिशिंग एंड आउटरीच।
जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो सारी चीजें पब्लिश करते हैं बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, राइट? लाइक वर्डप्रेस, स्केड्यूल, और बहुत सारी चीजों को ये पब्लिश करने से पहले स्केड्यूल भी कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो स्केड्यूल कर देते हैं पोस्ट को, अपने ब्लॉग्स को, अपने पब्लिशिंग एंड आउटरीच करने के लिए, पब्लिश करने के लिए और आउटरीच करने के लिए वो अपनी चीजों को, अपने ब्लॉग्स को, अपने कंटेंट को स्केड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम पर वो पब्लिश होगा, राइट? हाँ, उसमें आप सेट कर सकते हो कि आप कब पब्लिश करना चाहते हो, एट व्हाट टाइम। और ये ज्यादातर चीजें होती है वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस पे होती है। आप उस पे टाइम और सारी चीजें सेट कर सकते हो। ओके। So this is the next slide. What are the basics of content writing? कंटेंट राइटिंग का जो बेसिक्स है वो क्या है? इसमें एक फनल आता है, मार्केटिंग फनल, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स फनल आता है, जिसके थ्रू ही हम कंटेंट राइटिंग को पब्लिश कर सकते हैं। लाइक अराउंड 87% of marketers use the content for directing prospects through the different stages of digital marketing sales funnel. हम कंटेंट राइटिंग को ऐसे, कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो कंटेंट राइटिंग को ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। एक सेल्स फनल होता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि हमें यूज करना ही पड़ता है। सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सारे डिजिटल मार्केटर्स, इवन कंटेंट राइटर्स, सारे लोग ये यूज करते हैं। विदाउट दिस सेल्स डिजिटल मार्केटिंग सेल्स फनल कोई भी कुछ भी नहीं पब्लिश कर पाता है, क्योंकि उन्हें टारगेट ऑडियंस नहीं मिलती है, उन्हें कन्वर्जन रेट उनका 0 होता है या बहुत लो रहता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का जो सेल्स फनल है उसको अगर यूज करते हैं तो हमारा जो कन्वर्जन रेट रहता है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम रहता है, बहुत हाई चांसेस रहती है उसकी कि वो हमें डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। ओके, ओके। ओके। या दिस इज द diagram of digital marketing sales funnel. Example, during the awareness stage, TOFU, are you able to understand TOFU? This is top of funnel. Okay. Okay, so during the awareness stage, the aim of your content would be to inform and attract the customer. अवेयरनेस वाले टॉप ऑफ द जो फनल होता है ना, वहां पे हमें सिर्फ ये रखना है कि हम अवेयर कर सके लोगों को अपने कंटेंट के लिए, कि उन्हें इन्फॉर्म कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके कि हम उनको क्या वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहते हैं। ओके, और ड्यूरिंग द कंसिडरेशन एंड डिस्कवरी एज स्टेज, ये जो है MOFU, ये मिडल ऑफ फनल है। ओके, इस एज में ये होता है एंगेज विद द ऑडियंस, जनरेट इंक्वायरीज, ये होता है बेनिफिट ऑफ योर। इसमें होता है ना कि हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज की बेनिफिट्स को बता सकते हैं, ठीक है, और अगेंस्ट अपने कॉम्पिटिटर के, कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है और हम उनसे अच्छा क्या दे रहे हैं। ये डिस्कवरी और कंसिडरेशन वाले फनल में आता है, सेकेंड स्टेज में, जहाँ पे हमें लोगों को पहले हमें अवेयर करना है कि हाँ हम क्या बेच रहे हैं, सेकेंड हमें अट्रैक्ट करना है अपने सर्विसेज की तरफ, अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखाना है कि हाँ आप, हमारे कॉम्पिटिटर्स ये नहीं दे पा रहे लेकिन हम आपको दे रहे हैं थ्रू कंटेंट। ओके, मतलब कंपैरिजन उनको करने एग्जैक्टली ये हमें कहीं शो नहीं करना है। दिस इज द डिजिटल मार्केटिंग फनल। मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग लिखने से पहले, जब आप लोग लिखोगे तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग का मेन प्रायोरिटी क्या है। आपका मेन प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप अवेयर कर रहे हो लोगों को। दूसरा आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, अपने कस्टमर्स को, टारगेट ऑडियंस बनानी है हमें, ठीक है। और फिर जो लास्ट स्टेज होता है जो कि सबसे फाइनल होता है एंड वेरी वेरी इम्पैक्टफुल कंपनी के लिए होता है, लेकिन वेरी टफेस्ट पार्ट इन ऑल 3 ऑफ द फनल्स, ठीक है। वहां पे हमें कन्विंस करना होता है कस्टमर को टू परचेज। लेकिन मैं बहुत ही थोड़े अजीब शब्द यूज करूंगी, प्लीज हाँ इग्नोर दिस। हमें कभी भी अपने काम को लेकर भीख नहीं मांगनी है, कभी भी नहीं। आप अपनी चीजों को इस तरह प्रेजेंट करो कि सामने वाला अट्रैक्ट होके आपके पास आए,
इवन इन कंटेंट राइटिंग आल्सो, आप कंटेंट राइटिंग में ऐसा कंटेंट राइटर बनो कि आप कहीं से भी आप छापो नहीं, कुछ भी नहीं, आप अपने मन से लिखो, चीजों को चेंज करने की कोशिश करो, रिफ्रेश करो, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप वहां से रिफ्रेश करो, लेकिन कभी भी आप अपने कंटेंट राइटिंग के लिए भीख मत मांगना कि हाँ मैं कंटेंट राइटर हूँ, मुझे लिखना आता है, नेवर। आप अपने वर्क से लोगों को अट्रैक्ट कर सको ताकि वो आपके कन्वर्जन रेट में आ सके। गॉट इट? यस। यस। सो एक तरीके से बोले तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग का स्पाइनल कॉर्ड हो गया ये फॉर्मूला। एग्जैक्टली, कन्वर्जन रेट बहुत लो होता है हर एक फील्ड में। इट्स नॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, सारे जगह पे कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है अगर आपको मार्केटिंग स्किल्स नहीं आती है तो। ओके। आपको अगर लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं आता है थ्रू योर वर्क, तो आपको भीख ही मांगनी पड़ेगी फिर कि हाँ आप मुझे काम दे दो। नेवर डू दिस। So these are the content writing tips. Write unique and original content and go above and beyond what you find online. See, मैंने शायद सिम्पसन ने आपको बताया था ना, अकेडमिक कंटेंट राइटिंग आपने लिखी है जापानीज वाले में। यस। हाँ, तो मैं यहाँ पे वो चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अकेडमिक कंटेंट राइटिंग ये होती है ना कि आप ना गूगल से कोई भी चीज देख रहे हो, आप उसको रिफ्रेश कर रहे हो, चीजों को अलट पलट कर रहे हो और फिर आप उसको लिख दे रहे हो, ठीक है? ओके। वो यूनिक कंटेंट नहीं होता है, वो अकेडमिक कंटेंट राइटिंग कहलाती है। और ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं क्योंकि गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल होती है और हम तो कोई मास्टर है नहीं कि हम बिना गूगल किए कोई भी चीज कोई भी चीज लिख सकते हैं। यस। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती है जैसे वेरी मैंने ट्रू। बताया था, जैसे मैंने बताया था सोशल मीडिया पोस्ट के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है? वो हमेशा यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम वो पिक्चर को देखकर उसके बारे में लिखते हैं जो कि गूगल पे अवेलेबल नहीं होता है। वो रियल यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट्स होते हैं। तो हमेशा जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, उनको यही करना चाहिए, यूनिक ओरिजिनल कंटेंट देना है अदर देन कॉपी पेस्टिंग, ठीक है? ओके। सेकेंड वन इज SEO ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन। सिर्फ कंटेंट राइटिंग ऐसे कंटेंट राइटर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे लिख नहीं देते हैं कि हाँ हमने लिख दिया हो गया। उन्हें ना SEO ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ता है कि जैसे गूगल अच्छा पे अगर प्रियंका, सॉरी सॉरी सॉरी, या राहुल बोल रहे रिपीट करना। ओके सॉरी, मैं मैसेजेस देख नहीं रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। विच वन? हाँ राहुल, ओरिजिनल फर्स्ट पॉइंट की रिपीट करने के लिए बोला ना। यूनिक वाला। ओके, write unique and original content and go above and beyond what you find online. हमें कभी भी कंटेंट राइटर्स को कभी भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। आप चीजों को देखो लेकिन लिखो और रिप्रेजेंट करो आप अपनी तरीके से। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने गूगल से निकाला, कुछ शब्दों को इधर उधर करके आपने वही चीज लिख दी। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करना जैसे चाहिए। क्विल बॉट, कॉपी पेस्ट करके फ्रेज रिफ्रेश नहीं करना है। हाँ नहीं, क्विलबॉट इज अ वेरी, बहुत कमाल का वो है। उस पे क्या होता है ना, वो जो आप फ्रेज देते हो वो रिफ्रेश करने के बाद बहुत पूरा डिफरेंट हो जाता है, पूरा डिफरेंट हो जाता है, एक भी शब्द उसकी जगह पर नहीं रहते हैं। हाँ एकदम। एग्जैक्टली। सेकेंड वन इज SEO ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन। सिर्फ हमें लिखना नहीं है, हमें SEO ऑप्टिमाइज भी करना है। SEO ऑप्टिमाइज में ये होता है कि जैसे हम गूगल के लिए रैंकिंग करवाते हैं ना, तो अपने कंटेंट की भी रैंकिंग करवाते हैं कि अगर ये कंटेंट या ये वर्ड पे कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहा है तो हमारा कंटेंट या हमारा ब्लॉग जो हमने पब्लिश किया है वो सबसे पहले आ जाए, ठीक है? तो हमेशा कीवर्ड रिसर्च करना है, SEO ऑप्टिमाइज करना है कि वो हमारा SEO फ्रेंडली हो कंटेंट, कीवर्ड मतलब फर्स्ट आपका आवाज पोजीशन कट पे। रहा। हाँ, SEO फ्रेंडली हो करना होगा। इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स टू ब्रेक अप द टेक्स्ट। इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स टू ब्रेक अप द टेक्स्ट मींस होता है जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े
शब्दों में, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हाँ हमने ये इतने बड़े सेंटेंस में तो लिख दिया है, अभी सामने वाला समझे या ना समझे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें हमेशा अपने टेक्स्ट को ब्रेक करके लिखना है। ओके ओके एंड फोर्थ वन इज राइट अ गुड हुक टू ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन। जैसे मैंने बताया ना कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो ऊपर में एक टाइटल आता है, ठीक है, टाइटल आता है जो कि आपको ट्रैक करता है कि हाँ हम ये वाला सर्च करते हैं, शायद इसमें ये हमारे हमारे टाइप का कंटेंट होगा, राइट। तो हमें एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक सॉन्ग ले लो आप, उसमें एक हुकअप स्टेप होता है जिससे कि आप उसको मेमोराइज करते हो कि हाँ ये गाना इस मूवी का है, राइट। यस हाँ, तो हमें एक गुड हुकअप कंटेंट लिखना है, ऐसा कंटेंट लिखना है कि जो लोगों को अटेंशन, लोगों की अटेंशन को हम सीख कर पाए, रीडर की अटेंशन को। ऊपर में हेडिंग हमें H1 जो टाइटल होता है हमें इस तरीके से देना है कि नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े लोगों को, वो हेडिंग देख के ही आ जाए आपके ब्लॉग पे, आपके कंटेंट पे कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा होगा, इनकी हेडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके Consider how you can attract an audience across a wide variety of platforms. देखिए अलग अलग तरीके की प्लेटफॉर्म होती है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे तो कंटेंट्स या ब्लॉग्स पोस्ट नहीं होते हैं, राइट। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग तरीका होता है उस पर पब्लिश करने का। तो आप प्लीज कोई भी जो भी कंटेंट राइटिंग करेगा, किस टाइप की कंटेंट वो लिखता है, उसके ऊपर आप प्लीज रिसर्च करने के बाद ही लिखिएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर हमें इसे पब्लिश करना है तो वो किस तरह पब्लिश होगा, उसकी मेन हेडिंग क्या होगी, उसकी सब हेडिंग क्या होगी, इसमें सब हेडिंग की जरूरत है या नहीं। बिना रिसर्च किए कंटेंट मत लिखिएगा, ओके। Okay. 6 1 is fuse into appropriate and relevant calls to action. दिस इज लाइक हमें अपने कंटेंट से लोगों को कॉल टू एक्शन तक पहुंचाना है। कॉल टू एक्शन आप समझते हो, जैसे कि आप वेबसाइट पे कोई भी जाते हो या आप सर्च करते हो गूगल पे, तो आप जैसे ही वेबसाइट खोलते हो तो नीचे में लिखा होता है कंटेंट के बाद प्ले नाउ और ऑर्डर नाउ, ये होता है, राइट। हाँ। तो वो कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं उस पे, लेकिन हम तो कंटेंट राइटर्स हैं, हम तो कॉल टू एक्शन बटन्स नहीं लगा सकते ना। तो हमें अपने कंटेंट में ऐसा लिखना है कि हम उनको कॉल टू एक्शन बटन तक पहुंचा सके, Right. ओके। नेक्स्ट वन इज एडिट एडिट एडिट। दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार हो सके अपने कंटेंट को पढ़िए, एडिट करिए। जैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस आपने लिख दिए हैं, उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखिए। जब आप एसईओ एनालिसिस करोगे ना, जब एसईओ फ्रेंडली आप अपने कंटेंट को बनाओगे ना, उसमें बहुत सारे एडिट्स आपको करने पड़ेंगे, जैसे प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। एडिट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपको बहुत सारे कॉमास नहीं यूज करने होते हैं, हर एक छोटे छोटे सेंटेंसेस के बाद आप कॉमास नहीं यूज कर सकते। आपको एक छोटा स्पेसिफिक कंटेंट सेंटेंस लिखने के बाद एक फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा। आप एक कंटेंट में, एक सेंटेंस में मोर देन 30 वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, वो रीडेबिलिटी कम कर देता है, ओके। आप जैसे कि एक बार में आप कभी भी एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो परफेक्शन की ओर जाएगा। हाँ आप लिखो, ठीक है, आप लिखो, लेकिन आप लिखने के बाद बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार उसको एडिट करना पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वो आपको करना पड़ेगा, ओके। And eighth one is play around with interesting angles. हमें सिर्फ कंटेंट को ये नहीं देखना है कि हाँ हमने लिख के दे दिया, हमें हर एक एंगल से उसे देखना होगा कि शायद ये रीडर को ये कंटेंट चाहिए, इस कंटेंट में, इस ब्लॉग में शायद उसको ये एलिमेंट चाहिए, या तो ये रीडर को ये एलिमेंट चाहिए, या मैं ये एलिमेंट इसमें डाल सकता हूँ जिससे कि कोई और जो स्मॉल एज ग्रुप के हैं या एज ग्रुप, दूसरे एज ग्रुप के जो पीपल हैं, वो लोग अट्रैक्ट हो सके। हमारा सिर्फ ये फोकस नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने कंटेंट लिख के दे दिया। मैं हमेशा ये बोलती हूँ,
कभी भी आप ये मत करना, हमेशा हर एंगल से देखना कि शायद ये रीडर को ये चीज चाहिए होगी इस कंटेंट में, हम इस एज ग्रुप को अपने कंटेंट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, शायद ये हमारे कन्वर्जन रेट में ये वाली एज ग्रुप आ सकती है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? प्रसन्नजीत, राहुल, सर प्रभा? ओके सर। Yes. उसके आगे टेल द रीडर व्हाई व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट मैटर्स टू देम एंड देयर डेली लाइव्स। हमें सिर्फ ऐसे नहीं लिखना होता, या कोई भी आईटी सेक्टर हो गई या कोई भी सेक्टर हो गई, हम उन चीजों को या ब्लॉग्स को जब पब्लिश करते हैं तो हम ऐसी कोई भी चीज नहीं डालते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी डेली लाइफ से वो रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, हमारे जो तरीका है कंटेंट लिखने का वो उनकी डेली लाइफ को, बेसिक लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। Okay. यस, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। Just give me a minute. Sure, no hurry. Raghavendra sir, हाँ, could you provide me last class video? That my ग्रुप में WhatsApp नहीं number. है क्या? No, you didn't send that group. ठीक है, भेज यूट्यूब देंगे। यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे अपलोड है, हम से भेज देंगे चैनल आपको। चैनल पे Okay, I didn't get it now. ठीक है, हम आपको भेज देते हैं। Okay. Yeah, I'm really sorry. Jam pack value into every sentence. Do you guys know jam pack value? मतलब क्या एकदम घुसेड़ देना। Jam pack value मतलब क्या होता है? नहीं, no idea. जैम पैक Jam-pack- मतलब पूरा अंदर इंसर्ट कर देना अच्छे से। Exactly. हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, वो बस लिख के एक सेंटेंस लिख के दे दिया, आप सामने वाले बंदे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक सेंटेंस लिख के दे देते हैं और उसमें इतनी सारी चीजें लिख के दे देते हैं उस एक सेंटेंस में कि सामने वाला बंदा पूरी एक स्टोरी को समझ जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने कंटेंट में हर एक सेंटेंस में इस तरीके की चीजें, इस तरीके के एलिमेंट्स डालें, इस तरह की वर्ड्स को सेलेक्ट करें। हमारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इतना कमाल का होना चाहिए कि उसमें जो चीजें हो वो भर भर के हो और सामने वाले को बस 2-3 लाइन या 5-6 लाइन भी अगर उससे पढ़ी, उसको पूरी समरी हो जाए कि हाँ, ये इन्होंने इतने कंटेंट में ये चीज डालने की कोशिश की है। वैल्यूएबल कंटेंट डालना है हमें, ओके? हमें बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट कंटेंट देना ही नहीं है, हमें वैल्यूएबल कंटेंट देना है विद इन बहुत कम वर्ड्स में, ओके? इन एवरी सेंटेंसेस, incorporate original quotes from thought leaders or colleagues to paint a well-rounded argument. This is perfect. हमें हमेशा कोई भी सेक्टर होता है, कोई भी नीश होता है, किसी ने कुछ ना कुछ तो उस सेक्टर के बारे में बोला होता है ना, कोई ग्रेट लीडर या किसी ऐसे इंसान ने जो कि वो बहुत ही पॉपुलर होता है, राइट? हाँ, तो हम जब कंटेंट लिखते हैं ना, तो हम गूगल से वो राइटर्स के या पब्लिशर्स के या लीडर्स के जो कोट्स होते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, अगर हम उनको लेके अगर अपने कंटेंट में वो पुट करते हैं तो हम हमारे कंटेंट की शान बढ़ाता है, ठीक है? हमारे कंटेंट को वो और ज्यादा पॉलिश करता है, क्योंकि हम उसमें कुछ इफेक्टिव या पॉपुलर लीडर्स के कंटेंट को डालते हैं, थॉट्स को डालते हैं, कोट्स को डालते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और वो हमारे कंटेंट को पब्लिश करने के बाद वो हमारे कंटेंट को बूस्ट अप करता है, ओके? Okay. So the last one is ground your advice with examples. As I always do, I give example in every round. So always use examples, ठीक है? कभी भी कोई भी कंटेंट लिखो, कहीं भी लिखो, या अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखते हो ना, कभी कभी मैं आपको अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कंटेंट शेयर करूंगी,
आप उसको देखना कि मैं किस तरह रिप्रेजेंट करती थी उन चीजों को, ठीक है। वहां पे भी ना अगर आप एग्जाम्पल पुट करते हो ना, एग्जाम्पल सेट करते हो ना, लोगों को समझने में बहुत आसान हो जाता है कि अच्छा ये कहना चाहते हैं। शायद हाँ। कभी कभी हम शब्दों को इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाते जितना हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट कर पाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देते हो तो सामने वाले को समझ में आता है कि अपने कंटेंट के थ्रू हमें क्या समझाना चाहते हैं। ओके, ऑलवेज राउंड योर एडवाइस विद एग्जाम्पल्स। ओके। Okay. So, this is something I have written. Content writers are the storytellers of their brand. किसी भी कंपनी को बताने के लिए ना सिर्फ ग्राफिक्स की जरूरत नहीं होती है। विदाउट अ कंटेंट राइटर नो कंपनी इज कंप्लीटेड। कोई भी कंपनी कंप्लीट नहीं है। कोई भी कंपनी या कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एक कंटेंट राइटर की जरूरत होती ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ना कंटेंट राइटर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। दे कन्वे मीनिंगफुल, हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल मैसेजेस टू इंस्पायर एंड मूव एन ऑडियंस टू टेक एन एक्शन, एंड दैट एक्शन बीइंग अ फाइनल सेल। क्योंकि अगर हम किसी को समझा ही नहीं पाएंगे, अगर हम किसी को सिर्फ एक पिक्चर दे दे तो क्या वो समझ पाएगा उसके बारे में? कभी नहीं समझ पाएगा। या अगर मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं किसी के सामने खड़ी हो जाऊं तो क्या बिना बोले तो क्या मुझे कोई समझ पाएगा? नहीं, कोई नहीं समझ पाएगा। स्ट्रेंजर तो नहीं समझ पाएगा। स्ट्रेंजर क्या, मुझे नोन भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑन द स्पॉट में क्या बोलना चाहती हूँ वो कभी नहीं समझ पाएगा जब तक मैं बोलूंगी ही नहीं। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेचने से पहले उसके बारे में बताएंगे ही नहीं तो वो बेचेगा कैसे? हाँ, बात तो सही है। तो कंटेंट राइटर्स एक स्टोरी टेलर्स होते हैं अपने सारे कंपनी के ब्रांड के, ठीक है, जो कि एक्शन प्रोवाइड करते हैं फाइनल सेल की तरफ। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ माय yes. सीम्स लाइक नो वन इज इंटरेस्टेड। नहीं, ऐसा तो नहीं लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नोट लिख रहा हूँ। अच्छा, you guys please tell me one thing, are you guys enjoying my class? I want वेरी genuine मच, answer. वेरी मच। Yes. Okay, so let's move to the next slide. Now as we Yes. have discussed in all, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली, मैंने आपको समझा दी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही कमाल की चीज। How do सबको I आपको क्लास start? पसंद आ रहा है, सब यस लिख रहा है चैट में। Might be they are lying. Might be. पता नहीं। Okay, fine, let it be. मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझाऊंगी हाउ डू आई स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, ठीक है, एंड हाउ मच डू कंटेंट राइटर्स गेट पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कंटेंट राइटर्स को पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने कंटेंट के लिए ना कितने पैसे चाहिए, उन्हें पता ही नहीं होता है। अच्छा, किसने किसने अभी तक कंटेंट राइटिंग की है? ऑनेस्ट आंसर आप देना। हम किए कंटेंट नहीं, राइटिंग। नो वन। मैंने नो नहीं वन। किया। मैंने मतलब किया है। जानता है, सिम्पसन। जानते हैं बट हाँ सिम्पसन। मैंने किया तो आपको मैंने दिया है ना लिंक उसका, हाँ, तो मैंने किया तो है, खुद से ही लिखा था वैसे। ओके, सो फ्रीलांसिंग किसी ने की है? Yes. ओके, तो हाउ मच यू चार्ज सिम्पसन? मैं जब आई गेस टीचिंग करता था जापानीज की तो अराउंड 600-700 पर आवर क्लासेस के लिए, और ट्रांसलेशन के लिए आई यूज्ड टू चार्ज अराउंड 300 to 400 per page of ओके, translation. आई एम आस्किंग यू अबाउट पर वर्ड। $23। For word, Per word, how much you charge per word? for word के लिए I guess around 10 rupees. 10 rupees per word. Yes, Japanese Oh, के लिए. okay, fine. And in Indian currency? Indian currency he said ना 10 10 rupees. rupees. He said ना 10 10 rupees. rupees. ओके, इन इंडियन, सॉरी, इंडियन करेंसी में आप 10 रुपीज लेते थे। ओके, फाइन। Yes. मेरे को भी ऐसे क्लाइंट दिलाना प्लीज। वो जापानी वो करते करते। जापानीज क्लाइंट्स थे मैम. नहीं, और इंडियन क्लाइंट्स के साथ कभी डील किया है? हाँ, एक बार मैंने किया तो था, लेकिन they were, I mean उस टाइम तो मैं स्टार्टिंग में था तो I was like
₹5 भी चलेगा, ₹2 भी चलेगा कुछ। 5 रुपीज, ओ माय गॉड, प्लीज मुझे आप ये क्लाइंट ला के दो, मुझे 5 रुपीज पर वर्ड वाले क्लाइंट चाहिए। यू नो, मैं कंटेंट राइटिंग में 5 इयर्स से हूँ एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स। मैंने इंडियन क्लाइंट्स बहुत देखे और फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मैं वर्क करती हूँ, ठीक है। और वो कितना चार्ज करते हैं पता है? दे पे 25 पैसा पर वर्ड। फिर आपको बहुत जापानी कम सीखना है। होगा। हाँ, ये यस। बहुत कम है। फॉरेन लैंग्वेज के हिसाब से आप एक कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख जाओगे ना, तो आपका वो रेट बढ़ जाएगा मैम, आराम से। आई नो दैट, बट अगर इंडियन मार्केट में आपको रहना है ना, तो यहाँ पे बहुत कम है। तो आई यस। सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा सर्वे करने के बाद ही, कैसा कंटेंट है, क्या नीश है, उसके बाद ही आप किसी क्लाइंट के साथ हाथ मिलाना काम करने के लिए। अदरवाइज दे विल पे यू वेरी लेस। यस, पे कम है इसलिए इंडियन क्लाइंट ज्यादा मेरे मिलते नहीं हैं मुझे। ये सब एक्सपीरियंस से बोल रही है, हाँ, ध्यान रखा जाएगा। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था 15 पैसा पर वर्ड पे। स्वाति आ गई। अच्छा, एनी क्वेश्चंस? नहीं। श्योर? फिर क्लास होने के या एंड के बाद आइए, जब क्लास खत्म हो गया। ओके, सो मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं एट द एंड ऑफ द क्लास में टिप ऑफ द डे देती हूँ। हाँ या हाँ, इसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। सो मुझे तो पता नहीं। आज का टिप ऑफ द डे है, if you are copying some content from Google, you can use double inverted commas before applying content anywhere. आपको पता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, if you have taken one sentence like he is a boy from Google, okay, this is a very simple sentence, he is a boy, ठीक है, you can write it in this way, he is a boy in double inverted commas to avoid plagiarism. Did you guys know this? यस, नो। लाइक समवन एल्स सेड इट टाइप में हो जाएगा ना। हाँ, जैसे कि हम गूगल से ना, अगर, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा, ये एक टिप है, ठीक है, हम इसको हमेशा नहीं यूज कर सकते। अगर प्लैगरिज्म हम चेक कर रहे हैं और अगर हमने एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हमने ये चीज की हुई है अपने उसमें कंटेंट में, तो ये प्लैगरिज्म के अंडर आ जाएगा। अगर ये 2 बार से कम है, 2 बार तक है, मतलब 1 बार या 2 बार है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो इट्स ओके, तब ये गूगल की चीजों को नहीं मतलब प्लैगरिज्म चेकर में ये नहीं हो पाता है, देख नहीं पाता है प्लैगरिज्म चेकर। लेकिन अगर हमने ये 2 बार से ज्यादा की हुई है, तो वो प्लैगरिज्म के अंडर आ जाता है। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि प्लैगरिज्म कितना % अलाउड होता है कंटेंट में, कंटेंट राइटिंग में? 5%। या लेस देन 6%। और अगर 6% से ज्यादा हुआ तो वो आपका कंटेंट खराब है, आपका कंटेंट पब्लिश करने लायक नहीं है, आपको कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा। राहुल 30 बोल रहे हैं। ओह नहीं, 6% से कम होना चाहिए, 10% भी अलाउड नहीं होता है। कभी कभी तो खुद का कंटेंट से आदमी प्लैगियराइज हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमने कहीं से छापा होता है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे हम। एक्चुअली क्या था ना, जो मेरा वेबसाइट है हम लोग का कंपनी का, हाँ, उसका कंटेंट खुद को लेकर प्लैगियराइज कर दिया। यहाँ और एक और बात, हाँ, रघुवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। अगर हमने अपने कंटेंट को एक बार पब्लिश कर दिया है और उसके बाद अगर हम प्लैगरिज्म चेकर पे जाके प्लैगरिज्म चेक करते हैं, तो वहां पे 100% प्लैगरिज्म होगा और वो आपका कंटेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। परफेक्ट, Okay. थैंक यू सो मच। अच्छा, सो अब हम असाइनमेंट